Hi everyone, this is Manu Mishra. Welcome you all onto our YouTube official channel IP Med by LPT. And आज का सेशन जो हमारा होने वाला है, it is regarding general awareness as lots of IIMs, IPMs interviews are pending. And so here we are with the four major events जो हम discuss करेंगे, जो कि important रही हैं for this year of 2025. And basically these are the topics which are highly anticipated and expected कि वो कहीं आपके इंटरव्यूज में जीडीज में कहीं ना कहीं डिस्कस किया जाएगा, राइट? बिकॉज ऑलरेडी आपका एकेडमिक टेस्टिंग एग्जामिनेशन में हो चुका है. Now when we talk about the interviews and GDs, basically they used to check what? They used to check the personality, right? So personality also inculcate to know what's happening around the world. So that is why ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं जीडीज और इंटरव्यूज में, राइट? स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन दी करंट इवेंट. आज हम उन चार मेजर इवेंट्स को डिस्कस करेंगे. चार मेजर टॉपिक्स जो होने वाले हैं उनको हम वेरी डिटेल वे में समझते हुए चलेंगे. एंड डू रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरव्यूज एंड जीडीज, फैक्ट से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. दैट मीन्स जब हम इंटरव्यूज में बैठते हैं तो जो इंटरव्यूअर भी होता है ना, वो भी बेसिकली एक्सपेक्ट करता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, रेदर देन अ फैक्ट, राइट? बिकॉज एवरीवन वांट्स के जो सामने वाला पर्सन है उसके पर्सनालिटी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, ना कि रोट लर्निंग, राइट? सो आज का सेशन हम उसी वे में लेते हुए चलेंगे. उन चार मेजर इवेंट्स के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी देखेंगे, उसको हम पूरे ढंग से समझेंगे कि क्या क्या वो टॉपिक्स हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट, ये सारी चीज देखते हुए चलेंगे. एंड उसके साथ साथ वी विल आल्सो सी सम मेजर फैक्ट्स जे अगर आप इंटरव्यूज में या जीडीज में उन फैक्ट्स को पुट ऑन करोगे सो वो आपके मार्क्स में एडवांटेज करेगा, राइट? चलो, सो आई जस्ट फर्स्ट लेट यू नो कि आज हम कौन से टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं. सो दीज आर दी फोर मेजर टॉपिक्स, राइट, जो कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहे. द फर्स्ट वन इज अबाउट ऑपरेशन सिंदूर. अब दैट डजंट मीन कि हम ऑपरेशन सिंदूर को ही सिर्फ डिस्कस करेंगे. ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो पहलगांव टेरर अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्रंटेशन, उन सारी चीजों को भी अपन देखते हुए चलेंगे. देन द सेकेंड टॉपिक वुड बी अ नेशनल टॉपिक, राइट, अ नेशनल पॉलिटी टॉपिक currently in a limelight and around from past one and a half months. and even अगर देखा जाए ना तो इस चीज के बारे में 1.5 साल से बात चल रही थी. 1.5 साल से अपोजिशन वॉइस रेज कर रहा था कि हम करेंगे, हम करवाएंगे, हमें आप पावर में लेके आओ. एंड लॉट ऑफ पीपल आर दे आर आल्सो डिमांडिंग इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट about caste census, about the conduction of the caste census. And that is why 1 month before the government has finally decided to do what? To do the caste census. तो अभी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, तो उसको हम देखेंगे. देन महाकुंभ. अरे महाकुंभ अभी एक मेजर इवेंट हुआ है ना, इन द मंथ ऑफ जैन एंड फेब. अ मेजर इवेंट अकर्ड, राइट, अ मेजर इवेंट अकर्ड. और इस महाकुंभ का एक अलग ही सिग्निफिकेंस था, है ना. एंड सबसे बड़ा अगर हम बात करें फेयर है अराउंड दी वर्ल्ड, सबसे ज्यादा रिलीजियस गैदरिंग अगर कहीं हुई महाकुंभ. इवन पास्ट रिकॉर्ड भी महाकुंभ के पास ही है, जो आपके प्रीवियस महाकुंभ इवेंट्स हुए हैं. बट इस महाकुंभ के अब और नए रिकॉर्ड जुड़ते हुए चले, उसको हम देखते हुए चलेंगे. एंड उसकी सिग्निफिकेंस भी हम देखेंगे हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से. देन लास्ट, इट्स अ जियोपॉलिटिकल टॉपिक जो कि लाइमलाइट में बना रहा, हर दिन न्यूज़पेपर में आता है, हर दिन न्यूज चैनल्स पे कहीं ना कहीं दिखाया जाता है. एंड इट्स अबाउट Israel Hamas conflict, or we can say a conflict happening in West Asia related to the Israel and Hamas or Gaza. Clear? तो ये टॉपिक हम देखते हुए चलेंगे. So these are the four major topics जो आज हम इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं, और इन टॉपिक्स पे हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देखते हुए चलेंगे. सबसे पहला जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड कि वो न्यूज में क्यों आया, ऐसी क्या कहानी थी, क्या रीजन था कि हमें ऑपरेशन सिंदूर जो है कंडक्ट करना पड़ा. एंड उसके साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्रंटेशन देखने को मिला, पहलगांव टेरर अटैक, एवरीथिंग विल सी. सो व्हाट हैपेंड ऑन 22nd of April 2025, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अनंतनाग. उस अनंतनाग में एक प्लेस है जिसका नाम है पहलगांव.
अब जब हम पहलगांव की बात करते हैं तो पहलगांव का ना बहुत सिग्निफिकेंस है। पहलगांव की जब हम बात करें तो वहां पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, वैलीज हैं, बहुत सारी वैलीज हैं वहां पर, एंड इवन वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी रखता है, क्योंकि पहलगांव इज बेसिकली दी व्हाट, इट्स बेसिकली दी आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अमरनाथ यात्रा। तो अमरनाथ यात्रा जो स्टार्ट होती है ना, वो पहलगांव से स्टार्ट होती है। तो उसका ये सिग्निफिकेंस है। और पहलगांव में ही एक वैली है, राइट, एक वादी है जिसको हम वादी बोलते हैं, है ना, और उस वादी का नाम है बाइसरन मिडोज। वादी को इंग्लिश में मिडोज बोला जाता है, और नाम क्या है वादी का? दैट इज बाइसरन मिडोज। अब बाइसरन मिडोज में बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ टूरिस्ट, राइट, दे वर डूइंग दी आपका हॉर्स राइडिंग, pony riding, basically pony riding, they're having a fun, basically it's a place जो पिकनिक पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा माना जाता है, राइट, तो फैमिली, कपल्स, हनीमून्स, राइट, सो fill up with these आपके टूरिस्ट। अब अगर हम बात करें, so these four people basically they have guns in their hands, and they basically started shooting on the टूरिस्ट पे उन्होंने बंदूक चलाना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते 26 पीपल डाइड, जिसमें से 25 इंडियन सिटीजन एंड 1 नेपाल का सिटीजन, राइट। अब हमेशा याद रखना, इसमें रिलीजियस फैक्टर को भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। रिलीजियस फैक्टर इतना सा है कि इतना सा मतलब अगेन रिलीजियस फैक्टर जो है, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड वो रिलीजियस फैक्टर दैट इज कि जितने लोग मारे गए थे ऑल वर हिंदूज, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली हिंदूज के साथ साथ देयर वर 2-3 मुस्लिम्स जिनकी डेथ हुई है, जो वहां के लोकल थे, बट रिलीजन सिग्निफिकेंट टेरर अटैक करने की कोशिश की गई, इंडिया में कम्युनल हार्मनी को ब्रीच करने की कोशिश की गई, राइट। और ये टेरर अटैक जब हुआ, इस टेरर अटैक में जैसे 26 लोगों की जान गई, 25 इंडियन सिटीजन, 1 नेपाली सिटीजन, एंड आफ्टर दैट this terror attack has responsibility has been taken by who? By TRF। तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है द रेजिस्टेंस फ्रंट, और द रेजिस्टेंस फ्रंट को माना जाता है कि वो आर्म्ड विंग है, राइट, मिलिटेंट विंग है, किसका? लश्कर ए तैयबा का। तो लश्कर ए तैयबा का वो मिलिटेंट आपका विंग है। तो मिलिटेंसी अगर करनी होती है तो बेसिकली लश्कर ए तैयबा के पर्सपेक्टिव से, सो दैट हैज बीन कंडक्टेड बाय द टीआरएफ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि अगेन ये पाकिस्तान से टेरर एक्टिविटीज हुई थी, है ना, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन हो गया, अटारी वाघा बॉर्डर बंद हो गया, आपका डिप्लोमेटिक जो नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स हैं आपके पाकिस्तान हाई कमीशन इन इंडिया में, है ना, वहां पर नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स 30 रिड्यूस कर दिए गए, आपके मिलिट्री एडवाइजर्स जो हैं उनको पर्सना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया गया, है ना। सो दीज वर द मेजर एक्शंस हैज बीन टेकन, एंड आफ्टर दैट Pakistan also retaliated with these measures, except Indus Water Treaty, वो हमने बेसिकली एवियांस में रखा है, एंड एवियांस का मतलब होता है होल्ड पे रखना। तो डू रिमेंबर, एवियांस मतलब होल्ड पे रख दिया। अभी वो ट्रीटी जो है उसको हम नल एंड वॉइड नहीं बोल रहे, बट हम ट्रीटी की बात को नहीं मान रहे, राइट, ट्रीटी की बात को नहीं मान रहे, सिंपल सा, है ना, उसको हमने होल्ड पे रख दिया, बिकॉज वी आर दी पार्टीज, वी आर द वन ऑफ द मेजर पार्टी टू दैट ट्रीटी, तो हम होल्ड पे रखेंगे, एवियांस पे रखेंगे। सेम गोस, पाकिस्तान ने भी शिमला अग्रीमेंट जो इंडिया ने साइन किया था पाकिस्तान के साथ 1974 में, उसको होल्ड पे रख दिया, जो कि एलओसी को एक तरीके से बाउंड्री मानता है इंडिया और पाकिस्तान की टेरिटरी को लेकर, या एलओसी इज अ बाउंड्री जो कि इंडिया एडमिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान एडमिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करता है, ठीक है। तो उसको भी उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान सस्पेंड किया। देन आफ्टर दैट कुछ दिन हम रुके, हमारी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि पास्ट में हमारे ऊपर जब ऐसे टेरर एक्टिविटीज हुई हैं तो इंडिया ने बदला लिया है, स्टार्टिंग विद 2014 में उरी, राइट, 2016 में उरी, देन आपका बालाकोट एयर स्ट्राइक, एंड देन हमें इसका वेट था, और अब हमने 7th of May को अगेन, it's a basically early 7th of May, right, start हुआ था 7th of May, the night of 6th of May, the early of 7th of May, आपका इंडियन आर्म फोर्सेस ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करती है, और उस ऑपरेशन सिंदूर में वो 9 लोकेशन, जिसमें से 5 लोकेशन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर में है, और 4 लोकेशन जो पाकिस्तान की टेरिटरी में लोकेटेड है, जिसमें बहावलपुर, है ना, मीरपुर, है ना, इन सारी जगहों पर 9 लोकेशंस पर 21 प्रिसिशन स्ट्राइक्स की है, 21 प्रिसिशन स्ट्राइक्स की है, और ये स्ट्राइक्स इंडिया ने क्लियरली स्टेट किया, इट्स अगेंस्ट टेररिस्ट, एंड टेररिस्ट
इंफ्रास्ट्रक्चर्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, राइट। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को टारगेट किया गया, है ना। एंड उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्रंट्रेशन हमें देखने को मिला। वही कहानी है ना। समझिए क्या है, अ टेरर अटैक अटैक्ड इन अ सीनिक बाइसरन meadows ऑफ पहलगाम, often what often referred as मिनी स्विट्जरलैंड, उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, जिसके चलते 26 पीपल हैव बीन डाइड। द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि प्रॉक्सी आउटफिट है लश्कर ए तैयबा का, उसने क्लेम किया है आपका ये टेरर अटैक। अटैक की टाइमिंग कोइंसाइड करती है क्योंकि उस समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी सऊदी अरेबिया में, उन्होंने अपनी विजिट को शॉर्ट किया था, और इवन यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, वो इंडिया का टूर कर रहे थे, है ना। जिस बेसिकली इस टेरर अटैक का जो मेन इंटेंट था, टू सेंडिंग अ प्रोएक्टिवली जियोपॉलिटिकल मैसेज। एंड ये पहला मेजर टेरर अटैक है जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया, है ना, कश्मीर के अंदर सिंस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन 2019। तो 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद, राइट, उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद ये पहला मेजर अटैक है जहां पर सिविलियंस को टारगेट किया गया। देन कौन सा टेरर ग्रुप जिसने क्लेम रिस्पांसिबिलिटी करी है? द रेजिस्टेंस फ्रंट, आपका लश्कर ए तैयबा का है। कब बना? 2019 में, है ना। ये बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर इमर्ज हुआ है, इसको बोला जाता है कि ये फ्रंट है लश्कर ए तैयबा का, और बहुत सारे हाई प्रोफाइल अटैक्स में इन्वॉल्व है। जैन 2023 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था अंडर यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, है ना। यूएपीए के अंदर इसको टेरर एक्टिविटी के लिए आपका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया इंडिया के पर्सपेक्टिव से। क्लियर? नाउ अब आगे बढ़ते हैं। देन इंडिया क्या रिस्पॉन्स रहा? इंडिया ने सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। अब यहां पर ये देखना कि जब हम इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं, इसमें टोटल 6 रिवर्स हैं। हाउ मच? 6 रिवर्स इंक्लूडिंग इंडस ऑल्सो। तो अगर आप इंडस को इंक्लूड कर दोगे ना, तो बाकी कौन सी है? जीसस क्राइस्ट वॉज रीबॉर्न ऑन संडे, है ना। अगर ये एक्रोनिम याद रखोगे, आपको क्रोनोलॉजिकल वाइज आपको पूरा का पूरा ये जो इंडस वाटर की ट्रिब्यूटरीज हैं वो याद होंगी। दैट इज जीसस क्राइस्ट, ईस्टर मनाया जाता है ना, ईस्टर ऑब्जर्व किया जाता है ना क्रिश्चियनिटी में। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को ही दिन क्या हुआ? फ्राइडे के दिन जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड, राइट, एंड दैट्स व्हाई in Christianity we observe Good Friday, right? Then after a day on Sunday Jesus Christ was reborn, इसीलिए ईस्टर होता है। तो जीसस क्राइस्ट रीबॉर्न ऑन संडे। तो जे फॉर झेलम, सी फॉर चेनाब, आर फॉर रावी, बी फॉर व्यास, एस फॉर सतलुज, है ना। तो इंडस वाटर ट्रीटी को क्या किया? सस्पेंड कर दिया गया। अब ये फैक्ट आप देख सकते हो कि 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कि इंडस रिवर सिस्टम की जो टोटल 6 रिवर्स हैं, उन 6 रिवर्स किसको कितना मिलेगा, किसको कितना पानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया से निकलती थी और पाकिस्तान में जाती थी। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट, कि पाकिस्तान और इंडिया इट्स नॉट ऑन अ गुड टर्म्स। तो इसीलिए हो सकता है ना कि भाई आपका पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में ज्यादा पानी छोड़ दो, इंडिया छोड़ दे, ये पाकिस्तान को फेयर होगा, राइट। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने इसको नेगोशिएट करवाया था, है ना। दे वर नॉट अ फ्रेंड टर्म्स के वो बायलैटरली रिजॉल्व कर ले, तो वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व हुआ और वर्ल्ड बैंक ने इसको नेगोशिएट करवाया। अब देखा जाए उसमें वेस्टर्न रिवर्स जो थी, चेनाब, झेलम, इंडस, इन तीनों रिवर्स का पानी दिया पाकिस्तान को कि भाई इस पे पाकिस्तान जो है उसका हक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन रिवर्स पर इंडिया का कोई क्लेम नहीं है। इंडिया कुछ हिसाब से पानी का यूज कर सकती है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए, लेकिन अगर डैम बनाने के लिए नहीं, डैम बनाने के लिए आप यूज नहीं कर सकते, राइट। पानी रुकना नहीं चाहिए, आप पानी को रोक नहीं सकते आपके तीन रिवर्स का। बाकी आप यूज कर सकते हो इरिगेशन इन सब के लिए, लेकिन डैम नहीं बना सकते। बाकी जो ईस्टर्न रिवर्स है, सतलुज, ब्यास, रावी, राइट, ये नीचे के 3 रिवर्स, इन पर पूरा का पूरा इंडिया का कंट्रोल होगा, है ना। ये चीज यहां पर बताया गया, तो वो सस्पेंड कर दिया। दैट मींस कि अब इंडिया इसको नहीं मानेगा। इंडिया झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इंडस, इन सारी रिवर्स पे जब पानी रोकना है तब रोकेगा, जो डैम बनाना है बनाएगा, जितना पानी फ्लो करना है करवाएगा। सिंपल, ठीक है। सेकंड,
शार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम, तो शार्क एक रीजनल ग्रुपिंग है जो कि अभी इनएक्टिव है 2014 से, स्पेसिफिकली 2016 से, राइट, इंडिया पाकिस्तान के इशू के चलते, क्योंकि 2016 में शार्क समिट होस्ट करना था आपका पाकिस्तान को इन इस्लामाबाद, बट इंडिया ने मना कर दिया, तो तब से वो कन्फ्रंट्रेशन बना हुआ है। लेकिन उस शार्क नेशंस के बीच में एक सर्वे स्टार्ट हुई थी इन दी प्रीवियस सार्क समिट्स में, जिसमें यह बोला गया था कि among the shark nations जो 26 group of people होंगे, 25 categories of people like bureaucrats, politicians, diplomats, right, cricketers, celebrities, तो इन सबको ना शार्क नेशंस के बीच में वीजा लेने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी इंडिया आ सकते हैं, राइट। एक सर्विस स्टार्ट हुई थी, तो वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सर्विस क्लोज कर दी गई, उसका नाम क्या है, शार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम, राइट, उसको क्लोज कर दिया गया। तो यहां पर आप शार्क के बारे में एक बार देख सकते हो, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूविंग फर्दर, फिर क्या हुआ, अटारी बागा बॉर्डर, उसको क्लोज किया। अटारी बागा बॉर्डर की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली आर्मी आउटपोस्ट लाइन है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर। ये बेसिकली बॉर्डर यूज किया था माइग्रेंट्स के द्वारा 1947 में। बागा बॉर्डर लोकेटेड है अमृतसर पंजाब में। ये बॉर्डर बेसिकली इसका नाम जो आया बागा से आया, जो कि एक विलेज है पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है। ये लाई करता है जीटी रोड, राइट, कनेक्ट करेगा अमृतसर और लाहौर को, अमृतसर लाहौर को ये रोड कनेक्ट करती है ना। और ये प्लेस इज फेमस फॉर बागा बॉर्डर सेरेमनी, तो ये फेमस ये है क्योंकि यहाँ पर बीट रीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, राइट, बीटिंग रिट्रीट बॉर्डर सेरेमनी होती है, राइट। यहाँ पर तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग जाते हैं, क्लियर। लेकिन अभी इसको क्लोज कर दिया गया, ओपन नहीं है। देन एक्सपल्शन ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री एडवाइजर, तो इंडिया ने पाकिस्तान के मिलिट्री एडवाइजर को एक्सपेल किया, निकाल दिया, और क्या बोला, पर्सोना नॉन ग्राटा, डू रिमेंबर, पर्सोना नॉन ग्राटा। पर्सोना नॉन ग्राटा मतलब क्या, अनवेलकम्ड पर्सन हो, राइट, आप अनवेलकम्ड पर्सन हो, ये चीज यहां पर उन्होंने स्टेट कर दी। देन आगे डिप्लोमेटिक पर्सनल रिड्यूस कर दिए, टिल व्हाट, टिल 30 डिप्लोमैट्स, राइट। सो इंडिया ने बोला कि पाकिस्तान की जो दिल्ली के अंदर एम्बेसी है उसके अंदर अब सिर्फ 30 डिप्लोमैट्स होंगे, इससे डिप्लोमैट्स होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज। अब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़िए क्या क्या है। सबसे पहले टारगेट हमने क्या किया, हमने 9 टेरर लिंक्ड साइट्स जो है इसको स्ट्रक किया उनकी की फैटिलिटीज के ऊपर, जो कि जैश ए मोहम्मद इन बहावलपुर, लश्कर ए तायबा इन मुरीद के जो मेजर था, है ना। तो 9 लोकेशंस पर आपकी बॉम्बिंग की गई। कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व थी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मेथड क्या यूज किया गया, एडवांस प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स, मतलब प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स मतलब टारगेट किया गया और वहां पर जाके बेसिकली उधर डिप्लॉय की गई, राइट, ये चीज। और सारे के सारे लॉन्चेस इंडियन टेरिटरी से ही अकर हुए। ऑपरेशन सिंदूर का नेचर कैसा था, वेरी फोकस्ड, कैलिब्रेटेड, नॉन एस्केलेटरी, और ये मिशन स्पेसिफिकली अवॉइड करता था एनी पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को। जस्टिफिकेशन क्या दिया इंडिया ने, इंडिया ने बोला कि ये बेसिकली इन ऑपरेशन में इट्स अ पार्ट ऑफ कमिटमेंट इंश्योरिंग व्हाट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टेररिस्ट बिहाइंड द पहलगाम अटैक। तो पहलगाम अटैक के पहले, पहलगाम अटैक के पीछे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको हमने टारगेट करने की बात लिखी है, ये चीज बताएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देन है ना, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थोड़ा सा दिमाग में रखना क्या है क्या नहीं। सो दिस इज व्हाट हैपेंड, राइट। सो डू रिमेंबर, सी मैंने क्या बोला, फैक्ट से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो आपसे कभी ये नहीं पूछेंगे कि वो एक हैमर यूज की थी, हैमर मिसाइल, वो कहां से ली गई है, राइट। अगर वो आज आ रहा है तो एक बार देख सकते हो, राइट। वैसे आई टेल यू, तो बेसिकली 3 मेजर वेपन यूज किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, राइट। द फर्स्ट मेजर वेपन वाज आपका हैमर प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, राइट। तो हैमर मिसाइल का यूज हुआ था। द सेकंड मिसाइल दैट वाज कामेकाजे ड्रोन्स, तो कामेकाजे ड्रोन्स का बहुत यूज हुआ। और कामेकाजे ड्रोन्स के साथ साथ देयर इज अनदर वेपन व्हिच हैज बीन यूज्ड, राइट। अभी बीच में आएगा नाम तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, बट या देयर इज अ थर्ड, अगेन थर्ड वेपन, राइट, जो यूज किया गया, क्लियर। चलो अभी अपन सेकंड टॉपिक की तरफ जंप करते हैं, दैट इज अबाउट महाकुंभ को लेकर। अब हम महाकुंभ की यहां पर बात करें तो महाकुंभ अगेन वेरी मेजर इवेंट, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए इस इवेंट के बारे में। सबसे पहले देखा जाए तो ये जो महाकुंभ होते हैं ना, ये महाकुंभ बेसिकली, या कुंभ बोल लो, राइट, कुंभ का मतलब होता है रिलीजियस फेयर, राइट। ये रिलीजियस फेयर इंडिया में 4 जगह होता है, इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। एंड डू रिमेंबर, इट इज अ व्हाट, इट इज अ फेयर
जहां पर डुबकी का कॉन्सेप्ट है, राइट। सो बेसिकली व्हाट यू डू, यू बेसिकली टेक अ डुबकी, है ना, एंड बेसिकली प्रे टू दी गॉड। और ऐसा माना जाता है कि इट्स अ टाइम जहां पर सारे के सारे देवताज, ऑल गॉड्स, राइट, दे कम टुगेदर एंड दे बेथ टुगेदर, ठीक है। तभी इसको ना देव स्नान भी बोला जाता है, कि देव स्नान करते हैं इधर, ठीक है, इस इवेंट में। तो ये 4 जगह होता है, और ये जो स्नान है ये रिवर के किनारे ही होगा। तो इन 4 लोकेशन जो है, दैट इज इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। तो हरिद्वार में कौन सी रिवर है, दैट इज यमुना, राइट। इलाहाबाद में कौन सी रिवर है, दैट इज संगम, दैट इज यमुना एंड आपका गंगा का संगम। सॉरी, हरिद्वार में इज ऑल्सो गंगा, राइट, हरिद्वार में गंगा है, इधर भी इलाहाबाद में भी गंगा और यमुना का संगम है, दैट इज संगम। उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी, राइट। तो ये 4 मेजर रिवर्स है, क्लियर। एंड दिस इज व्हाट दी आपका महाकुंभ 2025 लुक्स लाइक, जो एडवर्टीजमेंट आपका बेसिकली गवर्नमेंट ने इशू किया था। देन दिस इज व्हाट दी लोगो, ये लोगो है, दिस इज द ऑफिशियल लोगो ऑफ महाकुंभ 2025, दिस इज ऑफिशियल लोगो ऑफ महाकुंभ 2025, राइट। लिखा है ना, सर्व सिद्धि प्रद कुंभ, क्लियर, कुंभ प्रयागराज 2025। पढ़ते हुए चलेंगे। तो महाकुंभ मेला 2025 हेल्ड 13 जैन से लेकर 26 फेब तक हुआ, त्रिवेणी संगम प्रयागराज यूपी में। ये ऑस्पिशियस हिंदू फेस्टिवल जो है हर 12 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। महाकुंभ हर 12 साल में आता है, राइट, जो कि स्टार्ट होता है मकर संक्रांति से, कंक्लूड होता है महाशिवरात्रि पर। महाकुंभ 2025 एक्सपेक्टेड था कि उसने 400 मिलियन विजिटर्स, 40 करोड़ 40 crore visitors will have visiting dignitaries from the United States, Israel, France and many other countries। बल्कि 60 करोड़ पार हो गया अगर हम करंट डेटा की बात करें। यहां पर देखा जाए 14 रिकॉग्नाइज्ड अखाड़ास होंगे, है ना, और बेसिकली पहले 13 थे, लेकिन 2019 में 14th अखाड़ा भी इंक्लूड किया गया, दैट इज किन्नर अखाड़ा। तो कुछ लोग बोलेंगे 13 अखाड़ा, बट अगेन किन्नर अखाड़ा कुछ रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ रिकॉग्नाइज नहीं करते। सो अगर आपको वैसे बोला जाए तो अगेन 13 है, लेकिन इंक्लूडिंग किन्नर बोलोगे तो 14 बोलना, ठीक है। देन इट्स अ यूनिक ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस। अखाड़ा का प्रेजेंस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल फील एंड इवेंट इन द हाईलाइट ऑफ डाइवर्सिटी विद इन हिंदुइज्म, राइट। और महाकुंभ 2025 मेला असिस्ट बाय दी हूं महाकुंभ मेला 2025 ऐप। तो एक ऐप भी लॉन्च किया गया था, महाकुंभ मेला 2025 ऐप, जो कि इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ घाट्स, टेंपल, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता था और गाइड करता था। देन अगेन तो एआई पावर्ड कुंभ भी बोला गया इसको, क्योंकि इधर आपका सहायक चैटबॉट भी है। अगर आप खो जाओ इस मेले में तो सहायक चैटबॉट के थ्रू आपको लोकेशंस पता लग सकती है। महाकुंभ 2025 मेला बेसिकली सोफिस्टिकेटेड क्लीनिंग स्टैंडर्ड भी है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक स्वीपर होगा फॉर एवरी 10 टॉयलेट्स। तो इट ऑल्सो शोज कि इंडिया की कैपेबिलिटी टू होस्ट दीज टाइप्स ऑफ मेजर इवेंट, है ना। तो हम ये बता सकते हैं ओलंपिक्स हमारे देश में भी होना चाहिए, क्लियर, क्योंकि हम ऐसे मेजर इवेंट भी विदाउट एनी मेजर एक्सीडेंट, और एक देखो अगर 40 करोड़ लोग इन 20-21 दिन में आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, बट अगेन, है ना, महाकुंभ में मेजर एक्सीडेंट हमें देखने को नहीं मिला। कोई भी ऐसा एक स्टैम्पेड इवेंट हुआ था, राइट, एक भगदड़ हुई थी, देयर इज नो डाउट इन दैट, राइट, सम पीपल हैव बीन डाइड एंड बट व्हेन वी टॉक अबाउट दीज मेगा इवेंट्स, राइट, तो एक्सीडेंट्स यार, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, क्लियर। डे टू डे लाइफ में कोई मेजर इवेंट नहीं भी हो रहा होगा ना, तो भी होता है एक्सीडेंट, लेकिन कोई मेजर फेलियर नजर नहीं आया, राइट, इस होस्टिंग ऑफ द इवेंट में, क्लियर। फेलियर था ही नहीं, इट्स अ मेजर सक्सेस, मेजर सक्सेस। So we can also basically represent that India is capable of hosting any major event around the world, any major event, and with greatness, right? वो greatness के साथ होस्ट करेगा। चलो, तो ये चीज बताया गया। महाकुंभ प्रोजेक्टेड टू जनरेट 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ जनरेट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, जिसका बजट है 5000 करोड़, राइट। 5000 करोड़ लगा के ये मिलने वाला है। तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है, सागर मंथन हुआ एंड अमृत, राइट। देन
कुंभ मेला, तो कुंभ मेला को हम देखेंगे। तो महाकुंभ मेला जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल गैदरिंग है, जो कि 2000 साल पुराना है। ये फेस्टिवल हिंदुइज्म में डीप रूटेड है, नॉट ओनली एज अ सिंबल ऑफ रिलीजियस डिवोशन बट आल्सो एज अ व्हाट, एज अ फिनोमेना दैट हैज इन्फ्लुएंस्ड काउंटलेस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। हमारे समाज को सुधार में इसका बहुत महत्वपूर्ण है, राइट। कुंभ मेला एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि 4 मेजर लोकेशंस पे होता है, प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। प्रयागराज में कौन सी नदी है? संगम। हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी। ये हर 3 साल में होता है। महाकुंभ हर 12 साल में, कुंभ हर 3 साल में, इन ईच लोकेशन, जो कि रोटेट करता रहता है इन 4 साइट्स में। और ये गैदरिंग मार्क होती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग बेदिंग ऑफ होली रिवर, प्रेयर्स एंड डिस्कोर्स ऑफ सेंट्स एंड सेजेस। चलिए फिर कुंभ मेला, थोड़ा सा हम हिस्ट्री देखेंगे उसकी। सबसे पहले कुंभ मेला के बारे में मेंशन किया गया ऋग्वेदा में, द ओल्डेस्ट वेदा। 4 वेदास है, तो ऋग्वेदा में प्रॉपर इसका मेंशन किया गया है ना, जो कि अराउंड 1600 बीसी, इतना पुराना है। देन एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट जो पाली कैनन्स हैं बुद्धिज्म के, उधर भी इन सब के बारे में बताया गया कि प्रयाग के अंदर कन्फ्लक्स जो संगम है उधर डुबकी लगाई जाती है। देन प्रेजेंट में 300 एडी, तो 300 एडी में पहले अगम अखाड़ा जो थे वो स्टैब्लिश हुआ है ना, और उसके बाद वो मल्टीपल अखाड़ाज में फॉर्म हो गए। 14 अखाड़ाज बेसिकली बन गए, किन्नर अखाड़ा जिसमें भी लेटेस्ट जुड़ा हुआ है। फिर 600 एडी में आपके चाइनीज ट्रेवल थे ह्यूनजांग, राइट, उन्होंने बेद किया था कुंभ में, जो कि एम्परर हर्षा ने ऑर्गेनाइज कराया था, राइट, प्रयागराज में, आपका प्रयागराज में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ कुंभ मेला इन इंडिया। तो कुंभ मेला के भी टाइप्स होते हैं। एक होता है माघ कुंभ, जो कि हर साल होता है, ठीक है, प्रयागराज में। एक होता है कुंभ मेला जो 4 साल में एक बार आता है, जो कि 4 लोकेशन पर रोटेट करता है। एक होता है अर्ध कुंभ मेला जो 6 साल में आता है, और एक होता है महाकुंभ जो कि हर 12 साल में होता है। और ये वाला जो कुंभ था, ये महाकुंभ मेला था, ये 144 ईयर्स बाद ऐसा बेसिकली कुंभ हुआ है, 144 ईयर्स बाद, राइट। तो इसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। चलो फिर एक होता है पूर्ण कुंभ मेला जो हर 12 साल में, एक होता है 12 आपका महाकुंभ मेला जो 144 ईयर्स, जो कि अभी वाला हुआ है 144 ईयर्स, जो कि प्रयागराज में होता है। 12 पूर्ण कुंभ मेला की साइकिल पूरी होती है। तो 12 मतलब हर 12 साल में जो पूर्ण महाकुंभ मेला होता है ना, उसके 12 पूरे अगर हो जाए तो 144 ईयर्स बाद एक महाकुंभ मेला देखने को मिलता है, जो कि अभी प्रयागराज में हुआ। क्लियर? चलिए, ये शाही स्नान होता है। शाही स्नान, डू रिमेंबर शाही स्नान बेसिकली द अर्ली बेदिंग, राइट, ऑफ द डे which has been basically start with नागा साधुस। फिर निरंजनी अखाड़ा, लौड़ा अखाड़ा आते रहते हैं। नेक्स्ट वन, तो ये कुंभ मेला की अगर हम बात करें तो यस, इसका वर्ल्ड में सिग्निफिकेंस भी है, दैट कुंभ मेला सिंबलाइज नेशनल यूनिटी, इंडिया का कल्चर हेरिटेज, जो कि यूनेस्को रिकॉग्नाइज किया 2017 में, और इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बना दिया ऑफ फॉर इट्स एंड्योरिंग एंशिएंट ट्रेडिशन। कुंभ 2019 ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बेसिकली बनाए थे। लार्जेस्ट ट्रैफिक क्राउड मैनेजमेंट, बिगेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज ऑफ अ पब्लिक साइट्स अंडर पेंट माई सिटी स्कीम, एंड बिगेस्ट सैनिटेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म, जो कि अभी 2025 को भी मिल गया। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एंड इट्स अबाउट सेंसस को लेकर। सेंसस का मतलब क्या होता है? गणना। सेंसस मतलब गणना, गणना मतलब काउंटिंग, राइट, दैट वाज सेंसस। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन सेंसस की, उसका मतलब होता है जनगणना। अगर हम बात करते हैं कास्ट सेंसस की, उसको हम बोलते हैं जाति गणना, ठीक है, जाति गणना। अब अगर हम यहां पर बात करें तो कास्ट सेंसस बहुत लाइमलाइट में, बट बिफोर वी जंप ऑन टू द कास्ट सेंसस, हम पहले समझ लेते हैं कि वो न्यूज में क्यों रहा। क्योंकि हुआ क्या, कोई कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, तो बेसिकली हमारे देश की जो कैबिनेट है, मतलब हमारे देश की सरकार जो है, हमेशा याद रखना, सरकार में टोटल 8 कैबिनेट कमिटीज होती है। कितनी? 8, है ना। उसमें से एक कैबिनेट कमेटी है जिसका नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जो कि नेशनल पॉलिटिकल अफेयर्स पे डिसीजंस लेते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ना कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हुई थी, क्योंकि वो देश की रक्षा की बात हो रही थी, देश की सुरक्षा की बात हो रही थी। तो वो कैबिनेट कमेटी क्या थी? कैबिनेट कमेटी ऑन व्हाट? सिक्योरिटी। एक और है जो पॉलिटिकल अफेयर्स पे बेसिकली काम करती है, दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो टोटल 8 कैबिनेट कमिटीज हैं, उसमें से एक सीसी
CCPA है, जो कि स्टैब्लिश हुई थी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के अंडर, राइट। और ये अपनी अथॉरिटी ड्राइव करता है आर्टिकल 77 से ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। और CCPA जो है मतलब कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये बेसिकली यूज्ड होता है फॉर नोन फॉर व्हाट, एड्रेसिंग की पॉलिटिकल इश्यूज एंड फॉर शेपिंग इंडियाज इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक व्हाट डायरेक्शन। अब अगर हम यहां पर बात करें तो उसने क्या किया, उस कमिटी ने अप्रूव कर दिया कि कास्ट एनिमरेशन होगा, मतलब जाति गणना होगी। एनिमरेशन का मतलब काउंटिंग, राइट। सेंसस होगा एज पार्ट ऑफ द अपकमिंग पॉपुलेशन सेंसस रिवर्सिंग 2021 स्टांस। तो 2021 में गवर्नमेंट नहीं करवाना चाह रही थी, लेकिन अब उसने बोल दिया कि हम करवाएंगे। और आज ही बेसिकली गवर्नमेंट ने डेट्स अनाउंस करी है, दैट इज के मार्च 2027 तक सेंसस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ये चीज। चलो फिर सेंसस क्या होता है? सेंसस का मतलब पॉपुलेशन सेंसस, जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑन दी व्हाट, ऑन दी स्टेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के क्या स्टैट्स हैं, लाइक डेमोग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, लोकल, रीजनल और नेशनल लेवल पर। स्टार्ट कब हुआ था? 1872 में, लेकिन वो फर्स्ट नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस था। मतलब इंडिया का पहला सेंसस था बट नॉट सिंक्रोनाइज। but the first census conducted non-synchronizedly, but पहला सेंसस सिंक्रोनाइज वे में कब कंडक्ट हुआ? 1881 में, पहला सिंक्रोनाइज सेंसस, ठीक है। तब से चलता हुआ आ रहा है और हर 10 साल में होता है, इन एवरी 10 ईयर। देखो अच्छा ये लिखा हुआ है, द फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस टेकन अंडर ब्रिटिश रूल इन द ईयर ऑफ 1881 बाय W.C. प्लॉडेन, राइट, जो कि सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंसस कंडक्ट करने की किसके हाथ में है? दैट इज ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, राइट। और ये लीगल, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है सेंसस ऑफ इंडिया का? तो देखना पॉपुलेशन सेंसस कहां लिस्ट है? यूनियन लिस्ट में। तो इसका मतलब कि सेंसस कौन कंडक्ट कर सकता है? यूनियन गवर्नमेंट, उसके अलावा कोई और नहीं, राइट। तो यूनियन गवर्नमेंट, एंट्री 69 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेंसस कंडक्ट होता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेंसस एक्ट ऑफ 1948। 1948। नेक्स्ट वन, सेंसस क्या है? कास्ट सेंसस। तो बेसिकली कास्ट सेंसस क्या होता है? जब आप सिस्टमैटिकली कलेक्शन ऑफ डेटा करो ऑन कास्ट आइडेंटिटीज के ऊपर। तो कास्ट आइडेंटिटीज के ऊपर अगर आप कलेक्शन सिस्टमैटिकली डेटा कलेक्ट करोगे ना कास्ट आइडेंटिटीज के ऊपर, राइट, ऑफ द इंडिविजुअल, उसको हम नेशनल सेंसस बोलेंगे। मतलब आप जाति को पहचानोगे, राइट, सेंसस के दौरान इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे हर इंडिविजुअल की, उसको हम कास्ट सेंसस बोलते हैं। क्लियर? ये आपको सोशो डेमोग्राफिक इंसाइट्स देता है कि कितनी जाति अपलिफ्ट हो गई, राइट। जो पहले जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी थी वो बेसिकली अपलिफ्ट हो की नहीं हुई, और कौन कौन सी डिप्राइव्ड है, कौन सी एक्सट्रीमली डिप्राइव्ड है, राइट। तो ये सब पता लगता है। और कौन सी कम्युनिटी है जो ऑन पेपर डिप्राइव तो है बट रियलिटी में दे वर नॉट, ठीक है। तो वो चीज बताया गया। तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी है इसका। तो बताया गया कि कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मैंडेट तो नहीं करता, लेकिन आर्टिकल 340 जो है वो ये जरूर बोलता है कि बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, राइट। तो सरकार के पास पावर है अंडर आर्टिकल 340 जो बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई कर सकती है। और इवन आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सेंसस यूनियन सब्जेक्ट है, जो एंट्री 69 इन द यूनियन लिस्ट में मेंशन है इन द 7th शेड्यूल। दैट मींस कि वो यूनियन गवर्नमेंट के पास ही पावर है टू कंडक्ट द सेंसस एंड नो वन एल्स, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑरिजिन तो पहले ही बता दिया, 1881 से लेकर 1931 तक ब्रिटिशर्स ने सेंसस करवाया। आजाद भारत में 1951 में हुआ, राइट। और उस समय ही हमने एससी और एसटी की पॉपुलेशन निकाली थी। लेकिन इतना याद रखना कि सबसे पहला और आखिरी कास्ट सेंसस अगर हुआ है तो 1931 का ही है। अभी तक चाहे आजाद भारत की बात करें तो आजाद भारत में तो हुआ ही नहीं है कास्ट सेंसस, आज तक हुआ ही नहीं। कोशिश जरूर की गई थी 2021 में सेंसस के दौरान कराने की, बट अगेन फेल्ड, है ना, वो डेटा गलत कलेक्ट हुआ। तो अभी आजाद भारत और गुलाम भारत दोनों में सिर्फ एक ही बार कहां सेंसस हुआ है, द फर्स्ट एंड लास्ट इन द ईयर ऑफ 1931। इसके बाद ना इसके पहले कोई अभी का सेंसस कराया गया। अब जो होगा ना वो अब हमें 2027 में ही मिलेगा, ठीक है, ये चीज बताई गई। तो लिखा गया 1931 में लास्ट फुल कास्ट एनिमरेशन हुआ था, पहला और आखिरी। और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में अटेम्प्ट किया था, बट डेटा रिमेन अनपब्लिश, डेटा को पब्लिश ही नहीं किया गया।
डेटा को पब्लिश ही नहीं किया गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अब कास्ट सेंसस की जरूरत क्या है, आप ये समझो तो जरूरत क्या है। पहले तो ये देखिए, डेटा ड्रिवन अफर्मेटिव एक्शन। अरे भाई, जब डेटा पता होगा, जब पूरी इंफॉर्मेशन होगी, तभी तो हम उस पर एक पॉजिटिव स्टेप ले पाएंगे। अगर मुझे पता है, मैं प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, वो प्रोग्राम ना 10 लोगों को अपलिफ्ट करेगा, बट डेट ऑन रियलिटी 100 लोग हैं जिनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है, 10 लोग है ही नहीं, तो मेरा प्रोग्राम फुलफिल ही नहीं करवा रहे हैं ना, है ना। या हो सकता है मैं 100 लोगों के लिए प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, लेकिन है ही कितने, 10 लोग जिनको अपलिफ्ट करना है, बाकी 90 लोगों को फालतू में बट रहे हैं। तो अगेन, अगर हमारे पास डेटा होगा तो पॉजिटिव एक्शन लिए जाएंगे, तो डेटा ड्रिवन अफर्मेटिव एक्शन होगा। रिजर्वेशन रैशनलाइज किया जाएगा, जिसको मिलना है उसको मिलेगा, जिसको नहीं जरूरत वो उसको क्यों मिल रहा है। देन सोशल जस्टिस प्लानिंग की जाएगी, तो इक्वलिटी है ना लाई जाएगी थ्रू दिस कास्ट सेंसस के डेटा के थ्रू। फिर वुमेन पॉलिटिकल रिजर्वेशन, अब ये भी तो देखना है कि भाई वुमेन सबसे ज्यादा किस में बैकवर्ड है, तो जिस कम्युनिटी में ज्यादा बैकवर्ड होंगे उनको उस कम्युनिटी में अपलिफ्ट करने की बात की जाएगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट किया गया आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में, है ना। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में क्लियर है कि आप स्टेट अलाउ करते हो टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, आप बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन भी लेके आ सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड इट इज अबाउट इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, है ना। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट क्यों लाइमलाइट में रहा। आई नो वैसे ये टॉपिक आपको बहुत पता होगा, बट अगेन डू रिमेंबर सम फैक्ट्स रिलेटेड टू दीज इवेंट्स, राइट। थोड़े पास्ट फैक्ट्स भी हम देखते हुए चलेंगे। देखो, अगर हम बात करें इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट या इजराइल हमास, अभी हम करंट फॉर्म में बोले, राइट, वो लेट 19th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था। और अर्ली 20th सेंचुरी में जब ज्यूनिज्म मतलब ज्यूइश पीपल जो है, जब उन्होंने अपने देश की डिमांड स्टार्ट करी ना, ज्यूइश नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ज्यूइश होमलैंड, ज्यूइश नेशन, राइट, तब से ये आपका कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ आ रहा है। फिर अल्टीमेटली इजराइल बना, जो ज्यूइश होमलैंड था, ज्यूइश नेशन था 1948 में, लेकिन उसके बाद बहुत सारी जंग हुई, राइट, अरब नेशंस के साथ, और बहुत सारे फलस्तीनी जो थे, पैलेस्टीनियंस, वो बेसिकली डिस्प्लेस्ड हुए, जिससे रिसेंटमेंट मतलब जिससे एक भेदभाव फैला, एक हेटरेट फैली ज्यूइश पीपल के अगेंस्ट आपका इन पैलेस्टीनियंस, राइट। और उसी के चलते हमास फॉर्म हुआ। हमास फॉर्म होता है 1987 में ड्यूरिंग द फर्स्ट इंतिफादा। इंतिफादा का मतलब होता है रिलीजियस अपराइजिंग, जब आप धर्म को बचाने के लिए, है ना, आप रिवॉल्यूशन करते हो। तो फर्स्ट इंतिफादा हुआ जो कि इमर्ज हुआ एज अ रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एडवोकेट करता था कि एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए इस्लामिक पैलेस्टीनियन स्टेट का, इजराइल नहीं, पूरा का पूरा पैलेस्टीनियन स्टेट होगा, वो भी इस्लामिक। ओवर द इयर्स वो एक सिग्निफिकेंट एक्टर बना ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट पर। ब्रॉडर मतलब इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में ना हमास एक मेजर प्लेयर बन गया। नाउ कौन कौन से की हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए, तो सबसे पहले लड़ाई हुई थी मेजर 1948 में अरब इजराइल वॉर, जिसमें 5 अरब कंट्रीज ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। इजराइल नेशन कुछ दिन बनने के बाद ही, कुछ दिन ही हुए थे बनते हुए, और अटैक कर दिया, जिसमें अगेन दीज 5 नेशंस, व्हाट दीज 5 नेशंस, दे लॉस्ट एंड इजराइल वॉन। लेकिन उससे पैलेस्टीनियंस जो थे, है ना, उससे पैलेस्टीनियंस जो थे वो बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हो गए, राइट। हंड्रेड्स ऑफ द पैलेस्टीनियंस दे हैव बीन displaced, right, thousands of Palestinians basically they have been displaced. Now 1967 का 6 day war, तो 6 day war यहां पर 3 कंट्रीज, इजिप्ट, जॉर्डन एंड देयर इज अनदर नेशन एंड दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज आपका सीरिया, है ना। तो 1967 में वॉर हुआ, इजराइल ने इन तीनों नेशन को ही हराया, और बल्कि इनकी टेरिटरी भी कैप्चर कर ली। तो इजराइल कैप्चर टेरिटरीज इंक्लूडिंग वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलम, और टेरिटोरियल डिस्प्यूट और इंटेंसिफाई हो गया। और ऑस्लो अकॉर्ड हुआ, पैलेस्टीनियंस और इजराइल के बीच में समझौता 1983 में, जहां पर पीस टॉक इनिशिएट किए गए इजराइल और पीएलओ के बीच में, जो पैलेस्टाइन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन हमास ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 2006 में हमास की इलेक्शन में विक्ट्री होती है, हमास इलेक्शन में जीत जाता है गाजा के अंदर, और टेंशंस बढ़ जाते हैं विद इजराइल, और इंटर पैलेस्टीनियन फैक्शंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर गाजा में वॉर होना स्टार्ट हो जाती है इजराइल और हमास के बीच में, जिसमें मेजर कॉन्फ्लिक्ट 2008, 2009, 2012, 2014 और रिसेंट अभी 2021 में हुए, और फिर 2023 में स्टार्ट हो गए, 2023 में स्टार्ट हो गए। क्लियर? और तब से वो कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ आ रहा है। अब इसके फैक्टर्स बेसिकली यहां पर दिए गए कि कॉन्फ्लिक्ट्स के क्या क्या मेजर फैक्टर्स हैं, राइट। कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या मेजर
फैक्टर्स है। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट बेसिकली शो करता है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ये, हमास अपोज करता है इजराइल ऑक्यूपेशन ऑफ द पैलेस्टाइनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग गाजा एंड वेस्ट बैंक। इजराइल एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट जो है, इजराइल भी अपना एक्सपेंशन कर रहा है, राइट, जिससे वो टेंशंस को एक्सेजरेट करता हुआ चल रहा है। रिलीजियस कल्चरल डायमेंशंस भी है। जेरूसलम एक शहर है जो कि इन वर्ल्ड का होलीएस्ट प्लेस, दुनिया का सबसे पाक शहर अगर कोई है, पवित्र शहर, सबसे पवित्र शहर, तो वो जेरूसलम है, राइट, जो ज्यूइश, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों के लिए आपका रिलीजियस सेंटर है। हमास प्रमोट करता है इस्लामिक रेजिस्टेंस को अगेंस्ट इजरायली अग्रेशन। फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा, गाजा में बहुत ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं, है ना, इजराइल जो है और ब्लॉकेड ला रहा है, ब्लॉकेड बाय द इजराइल एंड इजिप्ट, जिसके चलते जो पैलेस्टीनियंस है वो वहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो पा रहे हैं, उनके पास एड नहीं पहुंच पा रही। फिर जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, तो इंटरनेशनल एक्टर्स लाइक यूएस जो है सपोर्ट करता है इजराइल को, बाकी ईरान जो है हमास को सपोर्ट करती है ना, और तब से ये डिस्प्यूट चलता हुआ आ रहा है। देन ये जियोपॉलिटिक्स इंप्लीकेशंस देखो, क्या इंप्लीकेशंस हो रहे हैं, आपकी रीजनल स्टेबिलिटी है ना, वो खत्म हो रही है, ग्लोबल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स वो खत्म हो रहे हैं, ह्यूमन राइट कंसर्न्स वो होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली आपकी सिग्निफिकेंस है और आपका प्रॉब्लम है, इंप्लीकेशंस है जियोपॉलिटिकल। क्लियर? चलिए, सो गाइस दैट्स इट, है ना, ये 4 मेजर टॉपिक्स हम डिस्कस किए, है ना, मेजरली फैक्ट्स तो मैंने दिए हुए हैं उसमें, एंड फैक्ट्स के साथ साथ अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ली और इंपॉर्टेंस समझा इन 4 टॉपिक्स का। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें और हम मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए चलेंगे। बट आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय द डे। बट इफ यू लव दिस सेशन, डू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, बाय बाय।